बस करो यार, अब तुम्हारी नादानी पे हंसी नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा है। डींगे हाँकना अलग बात होती है और बकवास करना अलग बात। अब तुम बकवास करने लगे हो। ओह, मिस्टर मिलिट्री मैन, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने धीरेन्द्र शेखावत को दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज करने को कहा और हमें उस स्पेशल मीटिंग का इनविटेशन भी तुम्हारे कहने पर मिला है? हाँ अदिति, तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो। जब आप लोगों को मेरी बातों पर भरोसा नहीं हुआ तब मैंने धीरेन्द्र को ये ऑर्डर्स दिए कि वो दिल्ली में मीटिंग ऑर्गेनाइज करे और उसमें आपके परिवार को स्पेशल इनविटेशन भेजे। इस सम्मान के बाद शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास हो जाए। यही सोचकर मैंने ये सब कुछ किया, वरना आप लोग ही सोचिए कि वो आपके परिवार को मीटिंग में क्यों बुलाएगा। राजीव की बातें सुनने के बाद साकेत बौखला उठा। अब उसे राजीव की बातें मजाक नहीं बल्कि सरदर्द लगने लगी थी। Just shut up, you fool! तुम समझते क्या हो खुद को? हम तुम्हारी बात को मजाक में ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारी बेइज्जती करो। क्या मतलब था तुम्हारा कि धीरेन्द्र हमें मीटिंग में क्यों बुलाएगा? साकेत अब भानु प्रताप की ओर मुड़कर उनसे शिकायत करने लगा। सुनो ना दादाजी, आपने इस लड़के ने कहा कि हमारे परिवार को जानता ही कौन है जो हमें मीटिंग में बुलाया जाए। आपने सारी उम्र मेहनत करके वर्मा खानदान के बिजनेस को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है और ये लड़का हमें नीचा दिखा रहा है। आप इन लोगों को अभी इस घर से निकालिए। इस लड़के ने अभी जो कुछ भी कहा है उसकी सजा इन्हें मिलकर रहेगी। मीटिंग में हमारे पूरे खानदान को बुलाया गया है, लेकिन इस मीटिंग में रमेश और उसका परिवार नहीं जाएगा। यही इन लोगों की सजा है। भानु प्रताप के इस डिसीजन से रमेश वर्मा और उसके परिवार को बहुत बुरा लगा। ये मीटिंग किसी के भी करियर को बनाने के लिए काफी था। प्रिया के हाथ से ऐसा सुनहरा मौका निकलते देख राजीव को भी बड़ी तकलीफ हुई। दादाजी, आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। प्रिया को भी मौका मिलना चाहिए इस मीटिंग में शामिल होकर अपनी काबिलियत दिखाने का। आप उससे ये मौका नहीं छीन सकते। अरे राजीव, तुम्हारे लिए कुछ भी नामुमकिन कहाँ है। जिस तरह तुमने हम पर इस मीटिंग का इनविटेशन भेजकर एहसान किया है, उसी तरह प्रिया पर भी कर दो। और फिर धीरेन्द्र शेखावत तो तुम्हारा छोटा भाई है ना। तुम्हारे कहने पर तो वो प्रिया और तुम्हारा स्वागत दरवाजे पर खड़े होकर खुद करेगा। भानु प्रताप की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग फिर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। ये सब अब सरला बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसने प्रिया का हाथ दबाया और उसे कहने लगी, प्रिया, मुझे लगता है राजीव पागल हो गया है। वो इन लोगों के सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? आखिर साबित क्या करना चाहता है? मैं अपनी और तुम्हारे पापा की यहाँ और बेइज्जती नहीं करा सकती। मैं तुम्हें भी यहाँ और रुकने नहीं दूंगी। चलो, अभी चलो हमारे साथ, चलो यहाँ से। सरला प्रिया का हाथ खींचती हुई बाहर निकल ही रही थी कि तभी मशहूर एंशिएंट पेंटिंग एक्सपर्ट फरहान शेख भानु प्रताप के घर में आते हैं। उन्हें आता देख प्रिया के कदम रुक जाते हैं। वेलकम मिस्टर शेख, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। माफ कीजिएगा पीयूष जी, ट्रैफिक होने के कारण मुझे थोड़ी देरी हो गई। बताइए आपको किस पेंटिंग की जांच करवानी है। पीयूष अपनी लाई हुई रविंद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग को फरहान शेख के सामने रखता है। भानु प्रताप को शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि उनके दामाद को अपने दिए हुए तोहफे का यूसुफ के सामने जांच करवाना पड़ रहा है। बेटा पीयूष, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ये पेंटिंग बेशक असली ही है। नहीं दादाजी, आप मुझे मत रोकिए। बात अब मेरे इज्जत की है। मैं इस लड़के को गलत साबित करके रहूंगा। शेख साहब, आप जांच शुरू करिए। राजीव एक कोने में खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रहा था। फरहान शेख मैग्नीफाइंग ग्लास और कुछ स्पेशल टूल्स के साथ पेंटिंग को जांचना शुरू करता है। बेहतरीन कारीगरी, बारीकी का काम, फाइन ब्रश स्ट्रोक्स, यूनिक सिग्नेचर। जनाब, ये पेंटिंग बेशक रविंद्रनाथ टैगोर की ओरिजिनल पेंटिंग ही है। इतना सुनते ही पीयूष के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। भानु प्रताप भी बहुत खुश हो जाते हैं। पीयूष अपना एक पैर टेबल के ऊपर रखता है और राजीव को
इशारे से अपने पास बुलाता है। राजीव, तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम गलत इंसान से पंगा ले रहे हो। चलो अब आओ और शर्त के मुताबिक सबके सामने मेरे पैर छूकर मुझसे माफी मांगो। पीयूष की बात सुनते ही राजीव का मुंह लाल हो गया। वो फरहान शेख की ओर बढ़ा और उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। मिस्टर शेख, आर यू श्योर? एक बार फिर सोच लीजिए, ये पेंटिंग सचमुच असली ही है ना? राजीव की कड़क आवाज और लाल आंखें देखकर फरहान शेख के माथे पर पसीना आ गया। उसे लगा कि कहीं वो अपने ही बोले हुए झूठ में फंस न जाए। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और राजीव को जवाब दिया। जनाब, ये मेरा पेशा है, मुझे सालों का तजुर्बा है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये पेंटिंग असली है। राजीव, अब तुम इज्जतदार आदमी को धमका रहे हो। अपनी गलती मानो और मेरे पैर छुओ। अब तुम्हारे पास यही एक रास्ता बचा है। थोड़ा सब्र करो पीयूष, कौन किसके पैर छुएगा ये अभी मालूम हो जाएगा। राजीव अपना फोन निकालकर किसी को फोन पर डांटते हुए जल्दी से आने को कहता है। अगले 5 मिनट के बाद फिर से डोरबेल बजता है। अदिति ने जाकर जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो उसके होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी महान शख्सियत को अपने सामने खड़ा देख रही है। भानु प्रताप वर्मा के घर पर आज भारत के जाने माने इतिहासकार और एएसआई हेड दामोदर प्रसाद खड़े थे। दामोदर प्रसाद ने अंदर आते ही राजीव मेहरा को सबके सामने सल्यूट किया। ये नजारा देख सभी लोग दंग रह गए। माफ करिएगा राजीव सर, मेरी वजह से आपको इंतजार करना पड़ा। अगर आपने अपने यहाँ होने की बात मुझे पहले कह दी होती तो मैं आपके यहाँ आने से पहले ही यहाँ खड़ा रहता। भानु प्रताप को तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। भानु प्रताप ने दामोदर प्रसाद को सिर्फ अखबारों और टीवी पर ही देखा था। उन्हें आज अपने ही घर में खड़ा देख भानु प्रताप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। भानु प्रताप हाथ जोड़कर दामोदर प्रसाद की ओर बढ़े और कहने लगे। दामोदर जी, आज आपको अपनी आंखों के सामने इस तरह देख मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। आपने जिस तरीके से भारत के ऐतिहासिक धरोहर को संजोया है वो वाकई काबिले तारीफ है। मेरा नाम भानु प्रताप है, ये मेरा ही घर है। बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? भानु प्रताप जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिलहाल सेवा का अवसर आपको नहीं मुझे मिला है। राजीव सर की एक फोन कॉल पर मैं यहाँ हाजिर हूँ। बताइए राजीव सर, आप फोन पर किस पेंटिंग की बात कर रहे थे? दामोदर प्रसाद को वहां खड़ा देख फरहान शेख समझ गया कि अब उसका भांडा फूटने वाला है। वो इधर उधर छुपाने की कोशिश करने लगा। पीयूष की हालत तो और भी ज्यादा खराब लग रही थी। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया और उसे पसीने आने लगे। पहली बात तो वहां खड़े सभी लोग दामोदर प्रसाद को देखकर हैरान थे, क्योंकि उन्हें यूं सामने खड़े देखने की बात कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। और दूसरी बात जो किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी वो ये कि दामोदर प्रसाद राजीव को इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे। क्या सचमुच राजीव के सिर्फ एक फोन कॉल पर इतनी बड़ी शख्सियत उनके सामने आकर खड़ी हो गई? क्या इस घटना के बाद भानु प्रताप के पूरे परिवार का नजरिया राजीव के प्रति बदल जाएगा या फिर बात कुछ और ही होगी? पीयूष की सच्चाई आखिर किस तरह सबके सामने लाई गई और इसका अंजाम क्या हुआ?